इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बातें वहां पर कही हैं और इस कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। बता दें कि घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नगद सहायता के वादे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। बता दें कि घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा, यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोड मैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार आते ही हम 200 दिनों में घुसपैठियों द्वारा कब्जाई हुई जमीन खाली कराएंगे। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने असम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहां एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। कार्यक्रम में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बीजेपी से जोड़ी गई 1,000 रुपए करोड़ की डील वाली वीडियो पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे हजारों वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2,000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। वहीं शाह ने तटीय विकास के लिए कोस्टल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी है।
अमित शाह ने बताया कि बीजेपी बंगाल में भरोसे का शासन स्थापित करेगी और राज्य को सोनार बंगाल बनाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अब बंगाल को भी उसी राह पर लाया जाएगा। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह बंगाल में किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर के एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मचे बवाल के बाद ओवैसी ने यह फैसला लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें कि हुमायूं कबीर के एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओवैसी ने ये फैसला लिया है। हालांकि कबीर ने इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया है और टीएमसी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने टीएमसी को चुनौती देते हुए उससे सबूत मांगे हैं। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा है। देखा, मेरा किसी को साथ सब लेना देना में है नहीं। ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन टूटने के बाद बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी रीजनल पार्टियों के साथ ऐसा ही करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हुमायूं कबीर हैं। ये देखिए, पार्ट 1 सामने आया है, दोनों की बात, वीडियो सब सामने आ गया। डील 1000 करोड़ की हुई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब इससे भाजपा को वो चाल चरित चेहरा सामने आ गया जो हम कहते हैं, जातियों धर्म के आधार पे ये लोगों को बांट के रीजनल पार्टीज को अपना वोट लेते हैं। ये बीजेपी को फायदा करने के लिए हमारे ओवैसी साहब जो है वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या बोलूं मैं, ओवैसी इतने विद्वान आदमी है, बैरिस्टर साहब, संयम रखना चाहिए और अपोजिशन में जो अपने साथी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने गठबंधन टूटने पर कहा है कि ऐसे गठबंधनों का कोई वजूद नहीं है और बीजेपी को ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रश्न ये है कि विपक्षी दल चाहे वो कोई भी हो, उनमें घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बड़े बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, चाहे विपक्षी दल कोई भी हो, क्योंकि उनकी ना तो दिशा और दशा दोनों ही ठीक नहीं है। कौन किसका मित्र हो जाए और कौन किसका शत्रु हो जाए, ये उनके बीच में एक विडंबना है। इसने वीडियो कराया, 1000 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर को कौन देगा? मैं तो बोलता हूँ कुछ अस्तित्व नहीं होता राजनीति में,
इस प्रकार प्रोपेगेंडा करके कोई फायदा नहीं है। देखिए, एमआईएम हो या टीएमसी, दोनों एक ही पहलू चलाते हैं, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो सिर्फ एनडीए का है। तो हुमायूं कबीर हो या कोई अन्य, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि वेस्ट बंगाल में आज जो वातावरण है वो खौफ का है, और वो वातावरण खत्म करने के लिए सिर्फ एक डेवलपमेंटल एजेंडा चलेगा। दरअसल पूरा मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें हुमायूं कबीर को कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ सीएम ममता बनर्जी को हराने की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल को तेज कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है। हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय ऋषियों की जीवन दृष्टि अमूल्य है और उसे अपनाने की आवश्यकता है। समारोह में 9 विभिन्न संकायों के कुल 54,346 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। साथ ही 151 मेधावी विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों पर जोर दिया गया और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। लखनऊ स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ परिसर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ 5वीं मंजिल पर चढ़ गई। अचानक हुई इस घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया है। घटना के बाद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 2 में सेंट्रल मार्केट में सीलिंग कार्रवाई के बीच पलायन के पोस्टर लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। कार्रवाई और कारोबार पर असर को लेकर व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने आंखों में आंसू लेकर कहा कि रोजी रोटी छीनने की स्थिति बन रही है और वे मजबूर होकर पलायन की बात कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा, रोजगार और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक टीम ने हालत को नियंत्रित किया। मामला अब राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया है। मेरठ में सीलिंग के खिलाफ हंगामा देखने को मिला है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अब 44 भूखंडों को चिन्हित कर उस पर सीलिंग की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है 14 अप्रैल लगी है और देखने वाली बात होगी क्या उसमें क्या आदेश आता है, क्योंकि इसमें पहले ही सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पूरा चेतावनी दे दी गई है। और लोग यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पलायन के पोस्टर हाथ में लेकर के बैठे हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? रिम्पी अरोड़ा। माता जी, आप देखा जा सकता है कि रोड पर बैठी हैं और हाथ में आपके पलायन के पोस्टर है, क्या दुख पीड़ा है थोड़ा? अब ये बताइए कि हम 1987 से रह रहे हैं, तब हमने छोटा छोटा पाई जोड़ के ये मकान बनाया। अब इस उम्र में हमारे सब मकान की जगह छीन रहे हैं। ऊपर हमारा लैट्रिन बाथरूम है, अगर मकान टूट जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? इसलिए हमारे या तो हमारे बुढ़ापे को देखते हुए हमारी समस्या का समाधान किया जाए, हमारा मकान बचाया जाए। रोजगार तो हमसे छीन गया, मकान तो कम से कम हमें रहने के लिए दे दे। देखा जा सकता है कि आंखों में आंसू हैं, हाथों में पलायन के पोस्टर है और कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा का गढ़ भी कहा जा सकता है। कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचा? ना, कोई नहीं पहुंचा। हमने हमेशा इसी सरकार का ही समर्थन करा है, आज तक करते आए हैं, आगे भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मकान बचा दिया जाए। हम कहीं नहीं जा सकते, अब कहाँ जाएंगे? बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा मकान बचाया जाए, हमारी जगह न ली जाए। आपने घर दुकान को मंदिर की तरह सजाया और उसमें देखा जा सकता है कि अब उसको तोड़ने के आदेश है।
तो आप अब आपको आंसू भी देखे जा सकते हैं, रोड पर बैठे हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पीड़ा। क्या कर सकते हैं, हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा इस उम्र में आके। आप देखिए किस तरीके से आप रो रही हैं, आप यहाँ बैठी हैं और हाथों में पलायन के पोस्टर हैं। मेरा नाम शीतल पुजानी है, हमारे यहाँ पे घर भी है और दुकान भी है। पहले उन्होंने हमारी दुकान हमसे बंद करवाई, अब कह रहे हैं कि आपका मकान भी तोड़ दिया जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ा है उन्होंने, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं पूरे तरीके से। हम बस सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे लिए हमारा घर तो छोड़ दे, हमारा व्यापार तो उन्होंने ले लिया, कुछ तो हमें रास्ता दिखाए, कुछ तो हमारे लिए करे। हमारे तो बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, हम एक ही परिवार में 3 फैमिली रहते हैं इस घर में, इस 38 मीटर के मकान में हम 13 बंदे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे और अत्याचार हो रहा है, हम बच्चों की फीसें तक जमा नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से हमारी दुकान बंद है, दुकान ढंग से चल नहीं पा रही है। बिल्कुल जब से गेट करवा दिया, सब बंद कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, जनप्रतिनिधि कोई जनप्रतिनिधि हमें कुछ बांटे गए थे और जश्न मनाया बांटे थे, राम जी आए थे, रावण बन के सब कुछ खत्म कर गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे लिए, कोई रास्ता नहीं निकाला। देखा जा सकता है कि यहाँ पर लोग रो रहे हैं, हाथों में पलायन के पोस्टर हैं, कहा जा सकता है कि बच्चों की फीसें भी जमा नहीं हुई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आवास विकास कर ले जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगी, जब 1 से 10 दुकान, 1 से 10 मकान बंद रहे थे, उस समय ये सब कहाँ थे? अगर मुद्दे की बात यही है, अगर ये शुरू में ही उस चीज पे ऑप्शन लेते तो आज हमारी ये वाली नौबत ना आती। आज इन्होंने हमें सड़क पे लाके कर दिया, हमारी रोजी रोटी भी छीन ली, छत पे से अब जो छत भी छीन रहे हैं, हमारा मकान भी छीन रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? आवास विकास ने 70 करोड़ रुपए जमा कराए व्यापारियों के, उसके बाद भी कोई राहत कोई राहत नहीं है। आवास विकास अपनी ये अब जी उसकी जेब में है, कोर्ट को चाहिए पहले उनको पकड़े, उनको अपना उन पे एक्शन लें, हम पे नहीं, पहले उनको उन पे एक्शन लें, बाद में यहाँ आए हमें हमारे पास, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए भी। सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक देश को चेतावनी भी दी जा रही है कि इसमें जो बड़ी कार्रवाई है और उसके साथ साथ जो 44 भूखंड हैं उस भूखंडों को अब गिराया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर पहले ही सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस मेरठ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बिहार के भोजपुर जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी से दलित समाज और कांग्रेस नेतृत्व का अपमान हुआ है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मामले की जांच की मांग की है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे और विरोध दर्ज कराया। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ के बाद वे दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राजनीतिक हलचल देखने को मिली और उनके कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज रही। बिहार की राजनीति में इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद उनके पटना लौटने पर पार्टी और प्रशासनिक हलकों में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। वृंदावन के केशी घाट पर यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्टीमर डूबने से 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 स्टीमर में कुल 32 श्रद्धालु सवार थे, जो लुधियाना से दर्शन के लिए आए थे। जानकारी के अनुसार स्टीमर पोर्टून पुल से टकराकर पलट गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और बचाव दल की 7 टीमें राहत कार्य में जुट गई हैं। जिलाधिकारी ने 10 मौतों की पुष्टि की है और बताया कि रेस्क्यू के लिए सेना और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। देखिए, लगभग 3 बजे के आसपास ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। पंजाब से लुधियाना से कुछ श्रद्धालु आए हुए थे और जो सवेरे लगभग इनकी संख्या 32 के आसपास थी, जो 2 नाव में सवार थे। यहाँ वृंदावन का दर्शन कर रहे थे यमुना जी के किनारे,
और उसमें दुर्घटना बस एक नाव डूब गई है, जिसमें 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। करीब 15 से अधिक लोग सकुशल बचा लिए गए हैं और भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3-4 लोगों के अभी ये भी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि कुल कितने लोग थे, बट अभी भी 3-4 लोगों के मिसिंग होने का ये लोग बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात ये थी कि यहीं सारे गोताखोर रहते भी हैं, जिनकी नाव थी वो सब गोताखोर भी हैं, तो यहीं थे। तो वो लगातार आप स्वयं भी देख रहे होंगे, हर आदमी लगा हुआ है इसमें। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिल करके इसको जो राहत का बचाव कार्य है उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। हमने यहाँ मथुरा में आर्मी भी स्टेशन है, तो हमने आर्मी भी बुलाई हुई है, आ गई है, NDRF भी पहुँचने वाली है। तो मुझे लगता है हम सभी मिल करके सारे लोगों को, अभी जो अवशेष बच्चे लोग हैं उनको माँ के बिहारी जी की कृपा से वो सकुशल बच जाएंगे। लगभग 2:15 बजे ये बंसीवट और किसी घाट के बीच में यमुना नदी पे जहाँ पॉन्टून पुल है वहाँ पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक, सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। NDRF और SDRF की टीमें भी अपने नियत स्थान से रवाना है, जल्द ही जल्द वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। महाराजगंज में SOG और पुरंदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रानीपुर चौराहे पर घेराबंदी कर एक कार को रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान करीब 5700 एम्पुल डायजेपाम, बुरपेनोर्फिन और प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी नेपाल में सप्लाई करते थे और पिछले 6 महीने से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। नोएडा स्थित रिच ग्लोबल गारमेंट्स के कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद वेतन में कोई सुधार नहीं किया गया है, जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन से जल्द वेतन वृद्धि लागू करने की मांग की है। स्थिति को देखते हुए मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पीलीभीत जिले के सदर क्षेत्र की चंदोई पंचायत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान पर उन्होंने गहरा दुख जताया है। लगातार खराब मौसम के चलते हुई बारिश से किसानों की फसल को भारी क्षति हुई है। जिलाधिकारी ने SDM और लेखपाल को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कैंप लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित किसानों को उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। वही है, ये सदर तहसील का गांव है। यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। तो वैसे भी पूरे सभी हमारे ज़िला के सभी SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी भ्रमण पर हैं और देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ तो पर्टिकुलर हम लोग आए हुए हैं क्रॉप कटिंग का। आज ये गांव का चयन हुआ था और मेरे द्वारा क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया गया है। तो इसमें ठीक है, गेहूँ की वैरायटी अलग है और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है बरसात से। बाकी क्रॉप कटिंग में अभी पूरा निकल करके आएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है जो हर साल होता है, उसके लिए आज ग्राम चंदोई में मेरे द्वारा क्रॉप कटिंग का किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।